हम लोग इतिहास में आज महाराजा रणजीत सिंह की बात करेंगे कि महाराजा रणजीत सिंह ने किस प्रकार से पंजाब में अपना एक साम्राज्य स्थापित किया। उनके चारों ओर शत्रु थे, दक्षिण में अंग्रेज थे, उत्तर में अफगान थे, पश्चिम में सिंध था और उत्तर की तरफ इधर कश्मीर था। तो इतने शत्रुओं से घिरे हुए रहते हुए भी महाराजा रणजीत सिंह ने एक बड़ा साम्राज्य स्थापित किया। और इस साम्राज्य के संदर्भ में कहा जाता है, जैसा कि युगल ने भी कहा है, कि इतना बड़ा साम्राज्य और इतने कम अपराध से शायद ही स्थापित हुआ हो। तो महाराजा रणजीत सिंह की बात हम लोग करेंगे। महाराजा रणजीत सिंह पंजाब में इन्होंने एक बड़ा साम्राज्य स्थापित किया। तो सबसे पहले इनका जीवन परिचय हम लोग देख लें, फिर उसके बाद इनके शासन को भी देखा जाएगा, अंग्रेजों के साथ इनके किस प्रकार के संबंध रहे उसको भी हम लोग देखेंगे। तो जन्म 1780 ईस्वी में हुआ। पिता का नाम महासिंह था, इनके महासिंह था। माता का नाम राजकौर। और सिखों के जो 12 मिसल थे उसमें ये शुकरचकिया मिसल के थे। सिखों के 12 मिसल थे, उसमें से शुकरचकिया मिसल के प्रधान इनके पिता महासिंह थे। तो शुकरचकिया मिसल के थे। महासिंह का निधन 1792 ईस्वी में हो गया। तो जब महासिंह का निधन हो गया तो उनके उत्तराधिकारी महाराजा रणजीत सिंह बने। लेकिन अल्पायु है, 12 वर्ष की अभी अवस्था है। तो ऐसे में इनको सलाह देने के लिए एक परिषद बनाई गई और उस परिषद में इनकी माता थी, इनकी सास सदा कौर थी और कुछ अन्य लोग थे। इनसे मिलकर यह एक परिषद बनी जो कि इन्हें सलाह दिया करती थी और इसके नेतृत्व में महाराजा रणजीत सिंह कार्य करते थे, शासन करते थे। दरअसल 1748 में सिखों के विभिन्न जत्थों ने मिलकर दल खालसा का गठन किया था। 1748 में दल खालसा का गठन हुआ था और इसमें कुल 12 मिसलें थी। इन 12 मिसल में से ये शुकरचकिया मिसल है। यह इस शुकरचकिया मिसल का जो क्षेत्र था वह झेलम नदी से लेकर रावी नदी तट के मध्य जो भाग था उस पर इसका अधिकार था। दरअसल पंजाब पर पहले अफगानों का अधिकार था। अहमद शाह अब्दाली ने पंजाब पर अधिकार कर लिया था, लेकिन 1773 ईस्वी में अहमद शाह अब्दाली का निधन हो गया। 1773 में जब अहमद शाह अब्दाली का निधन हो गया तब वहाँ उत्तराधिकार की समस्या होने लगी। अंततः उसका पोता जमान शाह उसने 1798 में पंजाब पर आक्रमण किया और इस आक्रमण के दौरान ही चिनाब नदी में उसके कुछ तोप गिर गए। और उसके तोप जब चिनाब नदी में गिर गए तो महाराजा रणजीत सिंह ने क्या किया कि उन तोपों को निकलवा कर उसके पास भिजवा दिया। इससे वो बहुत प्रसन्न हुआ। उसने तब रणजीत सिंह को कहा कि ऐसा है कि लाहौर पर अधिकार कर लो। पंजाब की जो नदियां हैं उसको ध्यान में दिया जाए, ध्यान में रखिए। सिंध के बाद झेलम, चिनाब, रावी देखिए कहाँ मिल रही है कौन, इसको भी ध्यान दीजिएगा। इसके बाद ये है ब्यास और ये ब्यास है और ये है सतलुज या सतलज। ठीक, तो ये पंजाब की नदियां हैं। उत्तर से दक्षिण इनका क्रम ये है। ये यहाँ मिलती है, फिर ये आकर इसके नीचे मिल जाती हैं और ये सभी आकर फिर सिंध में मिल जाती हैं, फिर समुद्र में मिल जाती हैं। तो ये जो झेलम और रावी के बीच का क्षेत्र है इसी पर शुकरचकिया मिसल का अधिकार है, महाराजा रणजीत सिंह का अधिकार है। यहाँ लाहौर है रावी और ब्यास के बीच में, और यहाँ अमृतसर है। यहाँ लाहौर है, यहाँ अमृतसर है। इस पर ये लाहौर पंजाब की राजनीतिक राजधानी है, अमृतसर पंजाब की धार्मिक राजधानी है। इन दोनों पर अभी रणजीत सिंह का अधिकार नहीं है। लेकिन जब 1798 में उन्होंने तोपे जमान शाह के पास भिजवा दी तब जमान शाह ने कहा कि ऐसा है कि लाहौर पर अधिकार कर लो। तो 1799 में रणजीत सिंह ने लाहौर पर अधिकार कर लिया। भंगी मिसल, यह क्षेत्र जो है भंगी मिसल के अधीन था। इधर सतलज के इधर फुल्किया मिसल थे, निहंग थे। ठीक, अमृतसर पर इन्होंने
फिर भंगी मिसल से अमृतसर को इन्होंने 1805 में हस्तगत कर लिया। तो इस प्रकार पंजाब की राजनीतिक राजधानी और पंजाब की धार्मिक राजधानी, दोनों राजधानियों पर महाराजा रणजीत सिंह का अधिकार 1805 ईस्वी तक हो गया। ठीक, अब धीरे धीरे महाराजा रणजीत सिंह ने अपना जो साम्राज्य है वो सतलज नदी तक कर लिया। इसमें से साम्राज्य के विस्तार के लिए सैन्य बल का प्रयोग तो इन्होंने किया ही, साथ में वैवाहिक संबंधों का भी प्रयोग किया। भारतीय राजाओं के संदर्भ में देखा जाए तो वैवाहिक साम्राज्य विस्तार के संदर्भ में वैवाहिक संबंधों का प्रयोग शुरू से ही भारतीय राजा कर रहे हैं। मगध साम्राज्य बिंबिसार से लेकर सभी राजाओं ने इसका प्रयोग किया था। महाराजा रणजीत सिंह ने भी इसका प्रयोग किया। महाराजा रणजीत सिंह की अनेक रानियां हैं और इस प्रकार कुछ मिसल इनके मित्र बन गए और कुछ मिसल क्या हुआ कि सतलज पार इधर आ गए और इधर ब्रिटिश साम्राज्य है तो ब्रिटिश लोगों से मिल गए, जिसमें फुल्कियां हैं, निहंग है, इस तरह के जो मिसल थे। अन्य मिसल रणजीत सिंह के साथ मिलकर उनके साम्राज्य विस्तार में उनके सहायक बन गए। अब अंग्रेजों के साथ इनके संबंध किस प्रकार के हैं? तो पहले तो अफगानिस्तान का शासक जो जमान शाह है, उसके बाद शाह शुजा वहाँ शासक बना। शाह शुजा 1800 में ये शासक बना, लेकिन इसे 1809 में पदच्युत कर दिया गया और दोस्त मोहम्मद शासक बन गया। दोस्त मोहम्मद शासक बन गया 1809 से। शाह शुजा भाग कर आया, कहाँ? 1809 में आया रणजीत सिंह के पास और कहा कि ऐसा है कि हमें सहायता दीजिए, हम पुनः सत्ता हस्तगत कर लें। रणजीत सिंह ने कहा कि ऐसा है कि ठीक है, हस्तगत कर लो। रणजीत सिंह इससे संबंध शाह शुजा से इसलिए बनाना चाहते थे जिससे कि वो मुल्तान और सिंध पर अधिकार कर सकें, कश्मीर पर अधिकार कर सकें। जब शाह शुजा को कोई निश्चित आश्वासन नहीं मिला तो वह अंग्रेजों के पास चला गया और पुनः 1831 में उसने फिर एक प्रस्ताव रखा रणजीत सिंह के पास कि ऐसा है कि मेरी सहायता कीजिए। तो रणजीत सिंह ने उसके सामने जो शर्तें रखी उसमें कहा कि जब पहली बार 1809 में जब मिला था शाह शुजा तो उसी समय कोहिनूर हीरा रणजीत सिंह को दे दिया था। कोहिनूर हीरा रणजीत सिंह को इसी शाह शुजा से मिला था। फिर 1831 में जब वार्ता हुई तब रणजीत सिंह ने कुछ शर्तें रखी। उन्होंने कहा कि ऐसा है, पहले तो आप अपने यहाँ अफगानिस्तान में गो हत्या बंद कराएंगे और दूसरी बात कि जो द्वार गया था सोमनाथ मंदिर का, उस द्वार को आप हमें लौटाएंगे और अपने पुत्र को एक सैन्य टुकड़ी लेकर हमारी राजधानी यानी हमारे अधीन लाहौर में आप भेजेंगे। ये सारी शर्तें शाह शुजा ने नहीं मानी, इसलिए आगे कोई बात नहीं हो पाई। फिर आगे चलकर 1835 में रणजीत सिंह ने ये शर्तें हटा दी, तब जो है शाह शुजा के साथ एक समझौता हो पाया और उसके बाद ही शाह शुजा के साथ एक समझौता हुआ और उस समझौते के बाद रणजीत सिंह ने पेशावर पर अधिकार कर लिया। ठीक, तो ये अफगानों से संबंधित है। अब अंग्रेजों से किस प्रकार के संबंध है? अंग्रेजों से जो संबंध है 1805 में जसवंत राव होलकर, थोड़ा सा पटाखा वगैरह बज रहा है, छठ का त्यौहार है ना। जसवंत राव होलकर मराठों की जब हम लोग बात कर रहे थे, मराठा युद्ध की बात कर रहे थे, तो हम लोगों ने देखा था कि जसवंत राव होलकर ने भी अंत में संघर्ष किया और ये भाग कर आ गए पंजाब रणजीत सिंह से सहायता की उम्मीद में। लेकिन रणजीत सिंह को लगा कि जसवंत राव होलकर सिर्फ अपनी बात कर रहे हैं, अपने स्वार्थ की बात कर रहे हैं, तो इसलिए रणजीत सिंह ने होलकर को कोई सहायता नहीं दी। और इसी बीच क्या हुआ कि ब्रिटिश दबाव भी पड़ने लगा कि आप जो है होलकर को सहायता मत दीजिए। तो 1806 में एक कंपनी से एक समझौता हो गया और उसमें समझौता ये हुआ कि आप होलकर को अपने राज्य से बाहर कर दीजिए, ब्रिटिश कंपनी आपके राज्य पर बुरी नज़र नहीं डालेगी। तो इस प्रकार 1806 का समझौता हो गया। फिर 1807 में नेपोलियन ने क्या किया? नेपोलियन, क्योंकि देखिए ब्रिटिश साम्राज्य को डर है इधर से अफगानिस्तान से कि अफगानिस्तान पर अगर फ्रांस नेपोलियन का प्रभाव बनता है या रूस का प्रभाव बनता है तो हमारे भारतीय जो ब्रिटिश साम्राज्य है उसके लिए खतरा उपस्थित हो जाएगा। और दोस्त मोहम्मद पर कोई भरोसा नहीं है। शाह शुजा ब्रिटिश कंपनी के पास था तो इससे भी दोस्त मोहम्मद नाराज था। ठीक, तो नेपोलियन ने जार अलेक्जेंडर
रूस के जार अलेक्जेंडर से समझौता कर लिया। भारत पर आक्रमण का अंदेशा बन गया। तब उस समय मिंटो गवर्नर जनरल था, उसने मैटकाफ को भेजा कि ऐसा है कि रणजीत सिंह को राजी करो कि वो अफगानों के साथ न मिले, और जब उधर से रूस या नेपोलियन का आक्रमण होगा तो वो उनके साथ न मिलेंगे। हम उनके जो सतलज के पार के क्षेत्र है, मालवा वाला, सतलज के पार का जो क्षेत्र था जालंधर वगैरह वाला, उसको मालवा कहा जाता था, तो वो क्षेत्र, उस क्षेत्र पर भी रणजीत सिंह अपना अधिकार कर लेंगे। इसी बीच क्या हुआ कि नेपोलियन के विरुद्ध स्पेन में विद्रोह हो गया। अब नेपोलियन का ध्यान भटक गया। तब ब्रिटिश जो शिष्टमंडल था उसकी पूरी तरह से उसकी बोल ही बदल गई, चाल ही बदल गई। उसने कहा कि ऐसा है कि अब ब्रिटिश कंपनी क्या करेगी कि मालवा पर आपका अधिकार नहीं होगा, मालवा पर मेरा अधिकार होगा। और अंततः 1809 में अमृतसर की संधि हुई। अमृतसर की संधि हुई 1809 में अमृतसर की संधि हुई। इस अमृतसर में क्या कहा गया? इसमें कहा गया कि सतलज पार के उस पार पश्चिम की तरफ आप अपने साम्राज्य का विस्तार कीजिए, हमको उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन इधर सतलज के इस पार मालवा वाले क्षेत्र में आप विस्तार नहीं कर सकते। वहां सतलज के तट पर आप आवश्यकता से अधिक सेना भी नहीं रख सकते। ठीक, यह शाश्वत मित्रता की संधि कही जाती है। और यह भी कहा गया कि अगर कोई भी संधि को तोड़ता है तो संधि समाप्त हुई मानी जाएगी। तो इस प्रकार उस संधि पर मैटकाफ और रणजीत सिंह ने हस्ताक्षर किया था। इसके बाद रणजीत सिंह ने 1818 में मुल्तान पर अधिकार किया, 1819 में कश्मीर पर अधिकार किया, 1818 में मुल्तान पर अधिकार किया, 1819 में कश्मीर पर अधिकार किया, और 1834 में 34 में इन्होंने पेशावर पर अधिकार कर लिया। ठीक, तो इतने क्षेत्रों पर रणजीत सिंह का अधिकार हो गया। अब ब्रिटिश कंपनी क्या करे? तो ब्रिटिश कंपनी ने यही किया कि रणजीत सिंह को सिंध के इस पार नहीं आने दिया, सिंध के सतलज के इस पार नहीं आने दिया। रणजीत सिंह का मुल्तान पर अधिकार हो गया, कश्मीर पर अधिकार हो गया। मुल्तान और कश्मीर पर उस समय मुस्लिम शासक थे। फिर 1831 में अलेक्जेंडर वंश को भेजा गया। अलेक्जेंडर वंश को भेजा गया एक उपहार लेकर रणजीत सिंह के पास। एक उपहार लेकर रणजीत सिंह के पास भेजा गया। रणजीत सिंह चाहते थे कि हम जो है सिंध पर अधिकार कर लें, लेकिन ब्रिटिश कंपनी क्या कर रही है कि सिंध पर ब्रिटिश कंपनी की नज़र है। तो उसने अलेक्जेंडर वंश को एक उपहार के साथ भेज। उपहार क्या था? 4 घोड़ा और घोड़ा गाड़ी, यही जाना था। अब 4 घोड़े और घोड़ा गाड़ी जाना है, इसके लिए सबसे अच्छा था कि नदी मार्ग से, जल मार्ग से ले जाया जाए। तो इसे कहा गया कि सिंध नदी के मार्ग से इसे ले जाया जाएगा, सिंध नदी मार्ग से इसे ले जाया जाएगा। ये उपहार रणजीत सिंह के पास भेजा क्यों जा रहा है? ये उपहार इसलिए भेजा जा रहा है कि 1820 में ब्रिटेन में जॉर्ज चतुर्थ सम्राट बने थे और रणजीत सिंह ने उन्हें उपहार भेजा था। तो अब तक याद नहीं आया कि उस उपहार को फिर हमें भेजना है, दूसरा कोई उपहार उनके पास भेजना है। 1831 में एक रणनीति बनाई गई और वंश को कहा गया कि आप ये उपहार जल मार्ग से सिंधु नदी के मार्ग से लेके जाइए। तो वंश ये उपहार सिंध नदी के मार्ग से ले गए। अब सिंध नदी के मार्ग को देखना था क्योंकि सिंध पर अधिकार करना था। तो जब यह जा रहे थे तभी सिंध के अमीरों ने कहा कि अब तो सिंध गया। उनको अंदेशा हो गया था क्योंकि सिंध नदी के मार्ग को अंग्रेजों ने देख लिया। फिर 1831 में ही बेंटिक उस समय गवर्नर जनरल थे। तो बेंटिक 1831 में ही रोपण में महाराजा से मिले। बेंटिक 1831 में रोपण में महाराजा से मिले। महाराजा ने कहा था कि ऐसा है कि सिंध को हम लोग आधा आधा बांट लेते हैं। तब बेंटिक ने इस पर बात करने से मना कर दिया था। उन्होंने कहा था कि हम स्वतंत्र राज्यों में हस्तक्षेप नहीं करते हैं, स्वतंत्र राज्यों में हस्तक्षेप नहीं करते हैं यहाँ कह रहे हैं, लेकिन बेंटिक की नज़र खुद सिंध पर थी, पूरे सिंध को हम हड़प लें। तो यही महाराजा रणजीत सिंह ने इसी रोपण में बेंटिक से कहा था कि सिंध को हम लोग आइए आधा आधा बांट लेते हैं, लेकिन बेंटिक ने इस पर बात करने से मना कर दिया था क्योंकि बेंटिक की नज़र पूरे सिंध पर थी। फिर जो है 1838 में एक त्रिदलीय संधि हुई।
क्योंकि अफगानिस्तान में रूस का प्रभाव बढ़ता जा रहा था और ब्रिटिश सरकार चाह रही थी कि हम अफगानिस्तान को विजित कर लें। अफगानिस्तान में ब्रिटिश प्रभाव बढ़ता जा रहा था, तो इसलिए ब्रिटिश सरकार चाह रही थी कि अफगानिस्तान पर हमारा प्रभाव हो, यानी हम शाह शुजा को अफगानिस्तान में शासक बना दें, दोस्त मोहम्मद को हटा दें। शाह शुजा इनके पास था ही, तो इनका कहना ही मानता, तो शाह शुजा को ये वहाँ शासक बनाना चाहते हैं कि हमारे फेवर का शासक होगा, तो वह रूस के साथ नहीं मिलेगा, हमारी बातें मानेगा। तो 1838 में अब अफगानिस्तान जाया कैसे जाएगा, या तो पंजाब के रास्ते जाए या सिंध के रास्ते जाए। पंजाब में महाराजा रणजीत सिंह है, सिंध में अमीर है। तो 4 यार जो अमीर सिंध के थे उसकी बात हम लोग करेंगे। त्रिदलीय संधि हुई, त्रिदलीय संधि हुई। त्रिदलीय संधि में कौन कौन था? सिंध के अमीर थे, अंग्रेज थे और महाराजा रणजीत सिंह थे। महाराजा रणजीत सिंह थे। पहले रणजीत सिंह इस संधि में भाग नहीं लेना चाहते थे, लेकिन मैकनाटन ने कहा था कि आप भाग लेंगे या नहीं लेंगे, ये संधि तो होगी। अंततः महाराजा रणजीत सिंह संधि में भाग लिए। और ये संधि क्या थी? संधि ये थी कि सिंध को अफगानिस्तान जाने के लिए ब्रिटिश सेना को मार्ग देना होगा। रणजीत सिंह ने पंजाब से मार्ग देने से इनकार कर दिया था, लेकिन अफगानिस्तान का समर्थन नहीं करेंगे, तटस्थ रहेंगे, ये बात इस संधि में मानी गई। ठीक। 1839 में रणजीत सिंह का निधन हो गया। रणजीत सिंह का शासन कैसे चलता था? एक तो केंद्र में राजा है, फिर इनका साम्राज्य प्रांत में बटा था जहाँ नाजिम प्रमुख होता था, और फिर ये जिला में बटा था जिसका प्रमुख कारदार होता था, और फिर गांव थे जहाँ का शासन पंचायतों के माध्यम से चलता था। ठीक, पंचायतों के माध्यम से चलता था। भूकर राज्य की आय का सबसे प्रमुख स्रोत था भूकर। भूकर जो है 33 से 40% तक रणजीत सिंह लेते थे। खेत की उपज के हिसाब से 33 से 40% भूकर लिया जाता था। पहले बटाई प्रथा थी, फिर कनकूत, फिर नीलामी, ये तीनों प्रणालियों का प्रयोग रणजीत सिंह द्वारा किया गया। जैसा कि गिफिन कहते हैं कि बहुत ही कठोरता से भूमि कर लिया जाता था, लेकिन सैनिकों को यह आदेश दिया गया था कि वो किसानों के खेतों को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। किसानों को खेतों को नुकसान सैनिकों को नहीं पहुंचाना था। इस प्रकार का आदेश रणजीत सिंह द्वारा दिया गया था। दूसरा, इनकी न्याय व्यवस्था। न्याय व्यवस्था में स्थानीय अधिकारी ही न्याय करते थे, जैसे जिले में कारदार करता था, प्रांतों में नाजिम करता था। एक अदालत थी लाहौर में, अदालत ए आला। रणजीत सिंह मुख्यतः जो है खालसा के नाम से शासन करते थे। सरकार खालसा के नाम से ये शासन करते थे, सरकार खालसा। और गुरु गोविंद सिंह और गुरु नानक के नाम से इन्होंने सिक्का भी ढलवाया था। तो अदालत आला सबसे प्रमुख अदालत थी। ये जो है अपील होती थी, जो प्रांतीय न्यायालय हैं, जिला न्यायालय हैं, उनकी अपील यहाँ होती थी। लेकिन बड़े से बड़े अपराधी को भी जुर्माना लेकर छोड़ दिया जाता था। यानी यह जो है न्याय राज्य की आय का एक स्रोत था। बड़े से बड़े अपराधी को भी जुर्माना लेकर छोड़ दिया जाता था। ठीक। अब सैन्य व्यवस्था। इतना बड़ा साम्राज्य रणजीत सिंह ने बनाया, ये अपने सैन्य बल पे बनाया। कहा जाता है कि लगभग 75,000 की सेना उनके मृत्यु के समय थी रणजीत सिंह के पास। रणजीत सिंह ने यह देखा कि जो भारतीय सेना है वो ब्रिटिश सेना से पराजित हो जाती है, जो यूरोपियन सेनाएं हैं उससे पराजित हो जाती है, तो उसका क्या उपाय है? तो उन्होंने सोचा कि हम क्यों ना यूरोपियनों को ही अपनी सेना में रख लें। अमेरिकन, स्पेनिश, इन लोगों को वो अपनी सेना में, फ्रांसीसी, इन लोगों को अपनी सेना में वो रखते थे। और फौज खास बनाई गई। फौज खास में 4 पदाती दल था, पदाती बटालियन थी, और 3 घुड़सवार रेजिमेंट थी, और 1 तोप रेजिमेंट था। इस जो विभिन्न जो यूरोपियन लिए गए थे, तो पदाती सेना का नेतृत्व बंतूरा कर रहा था, घुड़सवार सेना का नेतृत्व अल्लार्ड कर रहा था, और तोपखाने का नेतृत्व जो है
वो कोर्ट एंड गार्डनर कर रहे थे, कोर्ट और गार्डनर यही गार्डनर जो है ब्रिटिश अधिकारियों को सूचनाएं भेजा करता था। तो इस प्रकार से ये, और इलाही बख्श एक जो है इनकी सेना, जो तोपखाना था इनका, उसका एक अधिकारी इलाही बख्श भी था, एक प्रमुख इलाही बख्श भी था। तो सैन्य शासन जो है रणजीत सिंह का बहुत ही चुस्त दुरुस्त था, और इसी सैन्य बल पे उन्होंने क्या किया कि विभिन्न जो उनके साम्राज्य के चारों ओर जो दुश्मन थे उनसे पार पाए। तोपखाने में इलाही बख्श भी थे, इलाही बख्श। अब देखिए ये मुस्लिम है इलाही बख्श, और इनका जो विदेश मंत्री है अजीजुद्दीन, ये भी मुस्लिम है, इनका विदेश मंत्री है। कहा जाता है कि एक मुस्लिम संत का इन्होंने अपनी दाढ़ी से उसका पैर साफ किया था। तो इसका मतलब है कि शासन धर्मनिरपेक्ष रूप से चलाया जा रहा था। इसमें से कुछ अधिकारियों को असैन्य शासन में भी नियुक्त किया गया था, जैसे कि बंतुरा को डेराजात का गवर्नर बनाया गया था, और एबी टेबल को पेशावर का गवर्नर बनाया गया था। बंतुरा को डेराजात का गवर्नर, और एबी टेबल को पेशावर का गवर्नर बनाया गया था, ठीक। अब रणजीत सिंह के विषय में विभिन्न विद्वानों का क्या मानना है, तो कई विद्वानों ने इनकी तारीफ की है। विक्टर जाकमा जो कि एक फ्रांसीसी पर्यटक था, उसने रणजीत सिंह की प्रशंसा की, और उसने कहा कि रणजीत सिंह की तुलना नेपोलियन से की। विक्टर जाकमा, किसने? विक्टर जाकमा क्या किया था? रणजीत सिंह की तुलना नेपोलियन से किया था, नेपोलियन से। उसने कहा कि ये अपने उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए शक्ति और छल का प्रयोग करते हैं, लेकिन निर्दयी और रक्त पिपासु नहीं है। बैरन ह्यूगल ने कहा था कि ये पंजाब के सबसे कुरूप व्यक्ति हैं। बैरन ह्यूगल ने कहा था रणजीत सिंह के विषय में कि पंजाब के सबसे कुरूप व्यक्ति हैं। रणजीत सिंह एक आंख से शायद काले थे, तो एक विदेशी ने उनके विदेश मंत्री अजीजुद्दीन से पूछा कि ऐसा है रणजीत सिंह किस आंख से काला है? यह उनके विदेश मंत्री अजीजुद्दीन से किसी यूरोपियन ने पूछा, तो उसने कहा कि ऐसा है कि महाराज के चेहरे पे इतना तेज है कि आज तक मैं साहस ही नहीं कर पाया कि देखूं कि किस आंख से वो काले हैं, ठीक। ऐसे ही ह्यूगल ने कहा था कि सबसे कुरूप है, लेकिन बाद में ये माना भी था कि इतने विस्तृत साम्राज्य को इतने कम अपराधों से नहीं बनाया गया है अभी तक। यानी रणजीत सिंह ने बहुत ही कम अपराध करके इतना बड़ा अपना साम्राज्य बना लिया। एन.के. सिन्हा कहते हैं कि बिस्मार्क कहता था कि राजनीतिक संधियों में या समझौतों में एक घोड़ा होता है, दूसरा घुड़सवार होता है। जो राजनीतिक मित्रता होती है उसमें एक घोड़ा होता है, दूसरा घुड़सवार होता है। तो यहाँ अंग्रेजों और रणजीत सिंह के बीच रणजीत सिंह घोड़ा है, अंग्रेज घुड़सवार है। घुड़सवार जैसे चाहेगा वैसे घोड़ा जाएगा। वही कहते हैं कि रणजीत सिंह की नीति थी झुको झुको और झुको। तो रणजीत सिंह ने अपना साम्राज्य तो बचा लिया, लेकिन वो ब्रिटिश कंपनी से संघर्ष को हमेशा टालते रहे, और वो अपने उत्तराधिकारियों के लिए छोड़ गए। पूरा साम्राज्य, पूरा शासन रणजीत सिंह पर केंद्रित था, और इसी का नतीजा ये हुआ कि 10 वर्ष के अंदर ही इस साम्राज्य पर ब्रिटिश कंपनी का अधिकार हो गया। तो रणजीत सिंह के उत्तराधिकारियों की बात हम लोग आगे करेंगे, ठीक। गिफिन ने कहा है कि वो जो है कर बहुत ही कठोरता से लेते हैं, लेकिन किसानों का यह ध्यान रखते हैं कि सैनिक उनको बर्बाद नहीं करें। दूसरी बात ये कहते हैं कि वह सेना में आगे लड़ते हैं और एक सामान्य सैनिक की तरह लड़ते हैं, और अपने सैनिकों को प्रोत्साहित करते हैं। 1839 में रणजीत सिंह का निधन हो गया।